मीटर ब्रिज में हम लोगों ने लास्ट में ये क्वेश्चन हुआ था, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। इसमें कह रहा है द सर्किट डायग्राम गिवन इन द फिगर इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर अननोन रेजिस्टेंस मेजरमेंट यूजिंग मीटर ब्रिज। और हमने वायर को कनेक्ट किया है बिटवीन पी एंड क्यू। अब एक बात ध्यान से समझना कि जो वायर कनेक्टेड है बिटवीन पी एंड क्यू, दिस वायर हैज नॉन यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस एंड सच दैट जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी। तो अगर हम मान लें कि यहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस x है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब हुआ डी आर अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हुआ डी आर अपॉन डी एक्स, एंड ये डायरेक्टली x के प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी आर अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू k टाइम्स x। सबसे पहले तो इस लाइन का मतलब ये निकला, ये क्लियर है। अब कह रहा है कि R1 R2 है, दे गिव नल पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, और R1 R2 चेंज कर दे रहे हैं, देन द जॉकी हैज टू बी रिप्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस x फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन along the wire to establish the null point। तो हमें x बताना है, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखो पहले R1 प्लस R2 3 दिया हुआ है, तो एज्यूम कर लेते हैं लेट null point is obtained at L equal to L position या L equal to L1 position from point P। ठीक है, तो देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि R1 अपॉन R2 जो होगा वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस ऑफ पी जे अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ जे क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस ऑफ अगर हमें पी जे चाहिए हो तो देखो इसी डी आर को हम लोग लिख सकते हैं के एक्स डी एक्स, और हमें जिस पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालना होगा हम वहां से वहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जैसे P से J का रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा के एक्स डी एक्स को 0 से लेके x तक। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या इसको लिख देंगे हम लोग के L1 स्क्वायर अपॉन 2। और इसी तरह अगर हमें रेजिस्टेंस JQ चाहिए तो रेजिस्टेंस JQ हो जाएगा इंटीग्रल के एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम L से लेके 1 तक। ठीक है ना, 1 ले लो या 100 ले लो, कुछ पता नहीं है तो 1 ही लिखा रहने दो। तो ये हो जाएगा L1 लिया था ना, तो ये हो जाएगा L1 से 1 तक, ये हो जाएगा k/2 1 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। तो इसमें रखो क्या निकल के आएगा, R1 अपॉन R2 दिया हुआ है 3, तो 3 इज इक्वल टू के L1 स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई के 1 माइनस L1 स्क्वायर बाई 2। अब दूसरे केस में नाउ दे आर इंटरचेंज्ड, यहाँ से L1 निकाल लो कितना आएगा, इंटरचेंज्ड, एंड अब लिखेंगे R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 आ जाएगा इक्वल टू के L2 स्क्वायर बाई 2 अपॉन के 1 माइनस L2 स्क्वायर बाई 2। तो ये वैल्यू है 1/3, तो यहाँ से तुम्हें L2 मिलेगा। देखो तो यहाँ से फाइनली जो x होगा वो L1 माइनस L2 होगा। देखो निकालो, सॉल्व करो, L1 कितना आता है बताओ।
√3 की जरूरत पड़े तो 1.7 लेना है, कहीं देखो L1 L2 फाइंड करो क्या आते हैं। L1 आता है √3/2। यस सर। यस सर। यानी ये हो गया 0.85 मीटर। और L2 देखो हाफ। 1.5। ठीक है, तो x की वैल्यू 35 सेंटीमीटर में आ रही है। ठीक, क्लियर है? देखो क्या हुआ क्वेश्चन में। मेन बस मुझे लगता है कि फर्स्ट लाइन थी जो ध्यान से समझने वाली थी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ x के प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P के। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या बनेगा? dr/dx बनेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। मीटर ब्रिज के बाद नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है अगेन फॉर मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्वेरी आ रही है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों नाम है इसका। तो इसका नाम पोस्ट ऑफिस इसलिए है क्योंकि बहुत पहले पोस्ट ऑफिस में यूज होता था। अगर तुमने कोई पुरानी मूवीज वगैरह देखते हो कभी, देखी हो कभी, तो टेलीग्राम तुमने सुना होगा। टेलीग्राम ये वाला नहीं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एक दूसरा टेलीग्राम है, पुराना टेलीग्राम समझ लो। तो उसमें डेटा ट्रांसमिशन जो है वो वायर्स के थ्रू होता था। थ्रू पोस्ट ऑफिसेज वो कनेक्ट रहते थे वायर्स के थ्रू, और वो इंस्टेंट मैसेजिंग थी, मतलब 2-4 घंटे में मैसेज मिल जाता था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। दैट वाज इंस्टेंट मैसेजिंग दैट टाइम। ठीक है, तो उसमें वायर्स क्योंकि रहते थे तो उसमें वायर्स का रेजिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करना बहुत जरूरी होता था। तो इस वजह से वो हर एक पोस्ट ऑफिस में वो इंस्ट्रूमेंट रहता ही था, उसी की हेल्प से हम वो रेजिस्टेंस मेजर करते थे, उसी से करंट मेजर करते थे, करंट और रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से हम वो डेटा ट्रांसमिट करते थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो तभी उसका नाम फिर वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाया किसने होगा वो सब पता नहीं कहाँ गया, बट पोस्ट ऑफिस में यूज हो रहा है तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स ही रह गया। है क्या, अगेन मैं कहूँगा जो इसका प्रिंसिपल है, इसका जो प्रिंसिपल है, it is same again, it is based on Wheatstone bridge। ठीक है, it is based on Wheatstone bridge। अच्छा, लैब में तुमने वो तो देखे होंगे रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो वो नॉब वाले आते हैं जिसमें नॉब लगा होता है, उसको अगर तुम घुमाते जाओ तो उसमें पॉइंट्स बने होते हैं 1 ओम 5 ओम 4 ओम इस तरह से करके, जो भी रेजिस्टेंस हमको इंट्रोड्यूस करना है। और दूसरे टाइप का जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो कीज वाले होते हैं, जिसमें ऊपर कीज कनेक्ट रहती हैं। हम जिस भी की को निकाल देते हैं वो एक तरीके से शॉर्टिंग की होती है, शॉर्ट करने के लिए होती है। तो तुम जिस भी की को बाहर निकालेंगे तो उतना रेजिस्टेंस उस सर्किट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा।
की लगी हुई है मतलब कि वो रेजिस्टेंस शॉर्ट होता है, वो कॉपर की कीज होती हैं। तो दो टाइप की रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स का सिंपली मतलब ये है कि हम जो भी डिजायर्ड रेजिस्टेंस चाहते हैं वो हम सर्किट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स बनाने के लिए करना क्या है हमको, तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो हमें व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेना है। ठीक है ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज ठीक उसी तरह से इसमें एक हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, देन बैटरी, ठीक है, बैटरी के साथ कोई रियोस्टैट भी हो सकता है, और ये रेजिस्टेंसेज हो गए। तो इसका नंबरिंग जरा ध्यान रखना, ए बी सी डी, और ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस हो गए पी क्यू आर और एस। तो इसमें जो एस है ये अननोन रेजिस्टेंस है, बाकी जो पी क्यू आर है वो हमें नोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो इसकी क्या कंडीशन होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज विल बी बैलेंस्ड व्हेन, तो इसको तुम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि P अपॉन Q जो है वो S अपॉन R के इक्वल होना चाहिए, और अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो S को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज P अपॉन Q इंटू R। तो ये तो हो गया व्हीटस्टोन की बात। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसा होता है, मेरे पास डायग्राम है, दिस इज द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। देखो ध्यान से, ये जो बॉक्स है जो बीच में रखा हुआ है इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो बीच में रखा हुआ है, और बाकी जो कनेक्शन है वो हम लोग अलग से बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब इसमें और हमारे डायग्राम में थोड़े नाम अलग अलग हैं, तो नाम जरा सेम कर देते हैं। पहले तो हम लोगों ने अननोन रेजिस्टेंस को एस से डिनोट किया हुआ है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस है, और बाकी जो रेजिस्टेंसेज हैं पी क्यू और आर है। तो ये वाला रेजिस्टेंस एस हो गया, ए और बी के बीच में ध्यान से देखो तो क्यू है, डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस ध्यान से देखो तो पी है। इसको समझ लो, पहले ड्रॉ करने के लिए मैं दूसरा डायग्राम दूंगा, वो ड्रॉ करना। ठीक है, अब देखो ये जो बॉक्स है इस बॉक्स के अंदर ये जो नंबर्स पड़े हुए हैं ये रेजिस्टेंस है, देखो ध्यान से, और इन रेजिस्टेंसेस को हमने इस तरह से ये एस ऑर्डर में कनेक्ट कर रखा है, और सीधा सीधा कनेक्ट करेंगे तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस बॉक्स में रखा होता है ये, तो उसमें क्या है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस ध्यान से देखो तो सीरीज में कनेक्टेड है। अब हमें जितना भी रेजिस्टेंस चाहिए जिस भी ब्रांच में, हम उतना रेजिस्टेंस उसमें नॉब घुमा के उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो उस पूरे बॉक्स में हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी जो ड्रॉ किए हुए हैं वो हमारे इस डायग्राम के हिसाब से हैं। तो तुम पहले तो ये समझो कि ये दोनों सेम है या नहीं है। ये पॉइंट ए बी सी हो गए। अब होता क्या है कि पी और क्यू को हमें ज्यादा चेंज नहीं करना होगा, तो पी और क्यू में ज्यादा चेंज करने का ऑप्शन नहीं छोड़ा है, मतलब एक दो पॉइंट ही बीच में छोड़े हुए हैं, ज्यादा बार बार चेंज नहीं करना होगा। हाँ, लेकिन ये जो आर है इसको हमें बहुत ज्यादा चेंज करना होगा, तो ये पूरी ब्रांच आर की हो गई, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये तो हो गया ये स्क्वायर, ध्यान से चेक करो तो। अब हमें इसमें कनेक्ट करना है बैटरी, ठीक है, और कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर, और कनेक्ट करना है अननोन रेजिस्टेंस।
तो तुम ध्यान से देखो हमने कहाँ कहाँ क्या क्या कनेक्ट किया हुआ है। तो ये वाला सर्किट अगर तुम्हें याद है तो ये वाला सर्किट तुम ड्रॉ कर पाओगे, बस ये समझ लो, ठीक है ना। तो हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, ध्यान से चेक करो कौन से दो टर्मिनल के बीच में, ए और सी के बीच में। तो एक बार चेक करो ऐसा है या नहीं है, बैटरी ए और सी में कनेक्टेड है या नहीं है। ये देखो ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, ये डॉटेड लाइन का मतलब वायर है, ये वायर बैकग्राउंड में आया हुआ है और यहाँ K1 स्विच से कनेक्टेड है। तो हम लोग इस K1 वाले से ही इस बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं। देखो ये बैटरी कनेक्टेड है थ्रू अ रियोस्टेट बिटवीन ए एंड सी। चेक करो ये लाइन क्लियर है। फिर गैल्वेनोमीटर कहाँ कनेक्टेड है, ध्यान से देखो। तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है पॉइंट बी और डी के बीच में। तो पॉइंट बी से ये डॉटेड लाइन आई है और ये की K2 से कनेक्टेड है। देखो तो गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो गया, ये हो गया डॉटेड लाइन इधर बी और डी से, ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट हो गया। और अननोन रेजिस्टेंस देखो कहाँ कनेक्टेड है, अननोन सी और डी के बीच में कनेक्टेड है। तो हमने अननोन सी और डी के बीच में कनेक्ट कर दिया है। देखो ध्यान से, क्लियर है। Yes, sir. अब वैसे तो मुझे लगता है कि एक दो बार था आईआईटी में सिलेबस में, अभी पिछले काफी टाइम से तो कुछ पूछा नहीं गया है, बट एक ही बार आईआईटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और पूछा ये था, डायग्राम बना हुआ था, सिर्फ ये बताना था कि गैल्वेनोमीटर कौन से दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो मैं समझ में आ गया होगा कि डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं बनेंगे, प्रोसेस एक बार देख लो क्या प्रोसेस है, और मेनली इसका डायग्राम है। एक ही क्वेश्चन आया वो भी डायग्राम पे, तो बोलूंगा ही डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसमें बस इतना ही आंसर करना था कि डायग्राम जो गैल्वेनोमीटर है वो बी और डी के बीच में कनेक्ट करना है, दैट्स इट, ठीक है ना। अच्छा तुम्हें जो डायग्राम बनाना है तुम ये वाला मत बनाओ, तुम एक तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना लो, ठीक है, क्योंकि ये याद रहेगा और इसकी हेल्प से फिर हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो वो सीक्वेंस जरा ध्यान रखना, मैंने ABCD लिखे हैं इस तरह से क्लॉकवाइज ऑर्डर में, यहाँ से स्टार्ट करते हुए, और PQRS ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। तुम दूसरा एक डायग्राम है वो ड्रॉ कर लो, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो। सेम ही है दोनों, ठीक है ना। इसमें नीचे देखते हैं स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग unknown resistance S, steps for calculating unknown resistance X। अब ये इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा है कि समझ लो इससे रेजिस्टेंस की वैल्यू डेसिमल प्लेसेस तक निकल जाएगी। मतलब वो जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसके अंदर रेजिस्टेंस किस ऑर्डर तक के दिए हुए हैं, मतलब कितने ज्यादा वैरायटी दिया हुआ है, उस पर हम उतने ही ज्यादा एक्यूरेट हम रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से एक्यूरेट मेजरमेंट है रेजिस्टेंस का, इसी वजह से प्रैक्टिकली इसी को यूज करते थे। अब देखो ये बात तो हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब ये वाला रिलेशन फॉलो होगा। बोलो तो करते क्या है कि पहला स्टेप ये होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग P और Q को इक्वल रख देते हैं सच दैट P अपॉन Q की वैल्यू 1 हो जाए। सबसे पहले तो मतलब P और Q को कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमारा जो ऊपर वाला डायग्राम है इसमें P और Q सपोज दोनों को हमने 10-10 रख दिया। देखो ध्यान से, P और Q दोनों को 10-10 रख दिया हमने, तो दोनों को अगर 10-10 रख दिया है
तो P अपॉन Q 1 हो जाएगा। अब देखो अगर P अपॉन Q 1 है तो देन galvanometer will show null deflection. Galvanometer will show null deflection when S is equal to R. तो हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो मॉडिफाई होके ये आ गई, S की वैल्यू R के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, ये R इक्वल टू S होना चाहिए, एक ही बात है। अब देखो ये जो R है, इस R में हमारे पास वैरायटी बहुत है चेंज करने वाली, तो क्या होगा कि हमको जो रेजिस्टेंस दिया होगा ये जो S, अब वैसे तो ये अननोन रेजिस्टेंस है, बट हाँ कम से कम अगर हमें इसका ऑर्डर पता हो, नहीं पता हो तो भी हमारे पास तरीके हैं, ऑर्डर अगर हमें इसका पता है तो हम थोड़ा जल्दी निकाल पाएंगे, बस ये है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि जो S हम मेजर करने वाले हैं उसकी वैल्यू है 53.848। अब ये मत समझना कि सर हम तो निकालने वाले हैं नॉन रेजिस्टेंस, आपने पहले ही उसकी वैल्यू एज्यूम कर ली। तो मैंने वैल्यू इसलिए एज्यूम कर ली है क्योंकि ये वैल्यू निकल के आएगी, ये हमको पता कैसे चलेगा, स्टेप्स में कैसे पता चलेगा, इसलिए ले ली है कि सपोज जो हमको S मिला है वो 10 और 100 के बीच में है, हमको ये पता है कि 100 से कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में देखना P और Q को हमने 1 सेट कर दिया है, 10 सेट कर दिया है, तो P अपॉन Q 1 हो गया है। तो अब इस R को हम लोग इंक्रीज करेंगे, समझना। अब R को कैसे इंक्रीज करेंगे, तो पहले हम R को लेंगे 10 ओम, फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि R को हम लोग लेंगे 10 ओम, और इसके बाद देन K2 को क्लोज करेंगे। अच्छा K2 जो क्लोज करते हैं वो मोमेंटरली क्लोज करते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर पे लोड नहीं पड़ने पाए, ठीक है ना। तो बस मोमेंटरली क्लोज करेंगे, देख लेंगे कि डिफ्लेक्शन है या नहीं है, बस इतना ही तो पता करना है। तो सपोज हमने जब K2 को क्लोज किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये मैंने सपोज एक एरो दिखा दिया कि डिफ्लेक्शन आ रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि जो R है वो S के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखो फिर से इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, तो पहले हमने इसको 10 रखा था, अब हम 10 वाला जीरो करके इसको 20 करेंगे, मतलब 10 के स्टेप्स में बढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंसेस रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं कि सारे रेजिस्टेंस कवर हो जाएं। अब उसमें 1 2 2 5 लिया हुआ है, तो 1 2 2 5 में अगर तुम देखो तो सारे ही कवर हो जाएंगे। तो हम पहले R को 10 लेंगे, फिर हम R को 20 लेंगे, और फिर से यही प्रोसेस करेंगे। तो ऐसा करते जाएंगे जब हम, तो डिफ्लेक्शन तब भी आएगा। करते करते ध्यान से सोचो, जब हम R इक्वल टू 50 ओम पे पहुंचेंगे और फिर जब हम इस K2 को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन तो आ रहा होगा लेकिन वो डिफ्लेक्शन कम हो रहा होगा, ये तो ऑब्जर्व हो रहा होगा कि डिफ्लेक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन कम होने का मतलब है कि हम उस फाइनल रेजिस्टेंस पे अप्रोच कर रहे हैं, और जैसे ही हम R को 50 से 60 ओम करेंगे, जैसे ही हम R को 50 से 60 करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, डायरेक्शन ऑफ नीडल डिफ्लेक्शन चेंजेस, ठीक है। और जैसे ही ये हुआ वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो 50 और 60 के बीच में है। बताओ डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्यों चेंज हुआ, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि रेशियो पलट गया होगा। भाई पहले क्या था, P अपॉन Q तो 1 है, तो पहले क्या रहा होगा कि पहले S अपॉन R ग्रेटर देन 1 रहा होगा, और जैसे ही R को हम 60 कर देंगे तो वैसे ही S अपॉन R की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। तो अगर ये रेशियो चेंज हो गया, मतलब पहले ग्रेटर देन 1 था बाद में लेस देन 1 हो गया, तो करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर है जो बता देगा करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि ये 50 से 60 के बीच में ही है। बताओ फर्स्ट स्टेप क्लियर है या नहीं, क्या भाई। Yes, sir. Yes, अब sir. जैसे ही हमको पता चल गया कि 50 और 60 के बीच में है, तो हम यही काम कर सकते हैं अब 1 1 के स्टेप में, यानी पहले तो हम 10 10 बढ़ रहे थे, अब हम 1 1 बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब अभी जो मैंने डायग्राम लिया उसमें 1 का भी ऑप्शन है, ध्यान से देखो तो, है ना। तो हम लोग 51 लेंगे, 52 लेंगे, 53 लेंगे, 54 लेंगे, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा स्टेप 2 में, अब हम R को
51 ओम लेंगे, 52 ओम लेंगे, 53 ओम लेंगे, और अगर वो रेजिस्टेंस 53 और 54 के बीच में है तो हम फिर से कहेंगे कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। पहले अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो 53 से जैसे ही हम 54 पे आएंगे तो ये डायरेक्शन फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि रेजिस्टेंस 53 और 54 के बीच में है। ठीक है, इतना पता चल गया। और आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में अब हम लोग P अपॉन Q को इस तरह से रखेंगे कि 1/10 हो जाए। P अपॉन Q को 1/10 करेंगे। देखो ध्यान से, P अपॉन Q 1/10 पॉसिबल हो जाएगा भाई। P तो 10 पहले से ही था, Q को हम लोग सपोज 100 कर देंगे तो 10 वो 1/10 रेशियो हो जाएगा। अच्छा, रेशियो 1/10 करने से अब हमारी ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो P बाई Q को तुम 1/10 रखो, एंस S की वैल्यू हो जाएगी 1/10 इंटू R। तो यहां से निकल के आएगा R इक्वल टू 10S। तो ऐसे बोल सकते हैं, देन गैल्वेनोमीटर shows जीरो डिफ्लेक्शन। अब ऐसे समझो कि जो भी पहले S की वैल्यू थी, S की वैल्यू पहले कितनी थी? अब हमको पता चल चुका है कि 53 और 54 के बीच में है, और अब हमें R को करना है 10S के इक्वल। तो ऐसे समझो कि जो पहले 53 और 54 बोल रहे थे, अब उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो गया है, तो अब हम बोलेंगे कि वो 530 और 540 के बीच में है। बात समझ में आई? 530 एंड 540 के बीच में है। तो अब हम रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे, 5 तो हमको मिल चुकी है, पहली डिजिट मिल गई है, दूसरी डिजिट मिल गई है, तो हम लोग R को 500 और प्लस 30 ओम रख देंगे। और फिर जब स्टेप्स में बढ़ाएंगे तो स्टेप्स में फिर बढ़ाएंगे 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। क्यों भाई? तो अब अगला डिफ्लेक्शन कहाँ चेंज होगा? अगर उसकी वैल्यू 53.84 है तो अब रेजिस्टेंस बन गया 538 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना? तो अगली डिजिट हमको मिल जाएगी 8 मिलेगी जब ये 8 ओम और 9 ओम के बीच में डायरेक्शन चेंज होगा। तो ऐसे क्या है कि आगे बढ़ते जाओ। अगला स्टेप में क्या करोगे? P अपॉन Q को हम लोग 1/100 कर देंगे, तो 1000 टाइम्स 100 टाइम्स हो जाएगा S। तो डिपेंडिंग ऑन कितना लिमिटेशंस है उस पोस्ट ऑफिस बॉक्स की, हम लोग आगे के डिजिट्स भी काउंट कर लेंगे। इसमें न्यूमेरिकल नहीं कोई बनेगा, ठीक है ना? प्रोसेस एक बार ध्यान से रखो। और थर्ड स्टेप एक बार फिर सुन लो। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, P अपॉन Q को 1/10 ले लिया। तो 1/10 लेने से क्या हुआ कि ये वाला जो इक्वेशन थी, पहले हम लोगों ने बनाया था P अपॉन Q 1, तो S इक्वल टू R बन गया था। अब हमने P अपॉन Q को कर दिया है 1/10, तो जब इसको 1/10 करेंगे तो S इक्वल टू 1/10 इंटू R हो जाएगा। यानी अब नल डिफ्लेक्शन तब आएगा जब R की वैल्यू 10 टाइम्स S के इक्वल होगी। अब समझो S की वैल्यू थी 53 और 54 के बीच में, हमने उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से। तो इस स्टेप के पहले हम लोग बोल रहे थे कि जो S है वो 53 और 54 के बीच में है। तो ये स्टेप करने से क्या हुआ कि वही S अब 530 और 540 के बीच में हो गया। अब हमको ये तो पता है ना कि 530 है और 540 के बीच में है, तो हमने 530 पहले से ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, और 531, 532, 533 फिर से करते जा रहे हैं। तो फिर जहां डिफ्लेक्शन चेंज होगा वहां से एक और डिजिट मिल जाएगी। अगला स्टेप क्या लेंगे बताओ? नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे बताओ अपने आप? क्लियर है? तो अब तो सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग P बाई Q को 1/100 कर देंगे। तो जब इसको 1/100 करेंगे तो R की वैल्यू हो जाएगी 100 टाइम्स S। तो हमको 538 तीन डिजिट मिल चुकी है, चौथी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 5380 ओम पहले से इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर 81, 82, 83, 84 इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? बताओ। Yes, sir.
तो था पोस्ट ऑफिस बॉक्स। नेक्स्ट एक लास्ट इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड पोटेंशियोमीटर, और इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। पोटेंशियोमीटर इज आल्सो नोन एज आइडियल वोल्ट मीटर, क्योंकि जो पहले वोल्ट मीटर हम लोगों ने देखा था वो तो आइडियल वोल्ट मीटर नहीं था, उससे हम कुछ भी मेजर करेंगे तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके लगने से क्या होगा, सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो वो वोल्ट मीटर खुद भी कुछ करंट ड्रॉ करेगा, इसकी वजह से वो आइडियल नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें लिख देना, इसमें इट इज बेस्ड on the fact that no current flows between 2 points in an electrical circuit which are at exact same potential। तो ये बात तो हमें मालूम ही है, कोई भी 2 पॉइंट अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में एग्जैक्ट सेम पोटेंशियल पे हैं तो उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और देखा जाए तो यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी है। और आगे लिख सकते हैं, द पोटेंशियल is divided on a long wire using potential divider method। ठीक है, देखते हैं क्या है दोनों बातें। देखो, पोटेंशियोमीटर को हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर बोलते हैं। पुराने वाले वोल्ट मीटर को आइडियल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो एक्सटर्नल सर्किट से कुछ करंट ड्रॉ करेगा। और पोटेंशियोमीटर को आइडियल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पोटेंशियोमीटर एक्सटर्नल सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं कि इसके पास इसका खुद का करंट होगा, मतलब पोटेंशियोमीटर के पास खुद का एक बैटरी है। तो देखते हैं सर्किट क्या रहेगा। तो एक तो उसका खुद का बैटरी हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया, देन सपोज ये 2 पॉइंट्स हो गए, बैटरी ईएमएफ ई मान लेते हैं, और ये एक लॉन्ग वायर ए बी हो गया, जिसका रेजिस्टेंस और जिसकी लेंथ हमको मालूम होगी। ठीक है ना, ये मीटर ब्रिज जैसे ही है, बट मीटर ब्रिज में बाय डिफॉल्ट लेंथ 1 मीटर ही रहती है। बट पोटेंशियोमीटर में जो वायर ए बी यूज हो रहा है, इसकी लेंथ जरूरी नहीं है 1 मीटर हो, मतलब बहुत अच्छे पोटेंशियोमीटर होते हैं तो उनकी लेंथ 10 मीटर तक होती है। अब 10 मीटर लेंथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है सीधा सीधा नहीं होगा, तो वो 10 मीटर लेंथ होगी तो इस तरह से जिग जैग करके उसको अरेंज करके रखते हैं। ठीक है ना, मतलब बड़ी लेंथ होगी तो उसको हम फिर वो जिग जैग करके रखते हैं। अभी दिखाऊंगा डायग्राम। और ये जो वायर यूज करते हैं ये हम हाई रेजिस्टिविटी और यूनिफॉर्म वायर होता है, जैसे कि मीटर ब्रिज में था। अब जिस भी
पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उसको हम पॉइंट ए और ये हो गया इसका गैल्वेनोमीटर, और पॉइंट सी डैश, गैल्वेनोमीटर के साथ हम लोग एक हैवी रेजिस्टेंस लगा के रखते हैं। रीजन पता है क्यों? ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है फिलहाल ये सामने, ये पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, और तुम ध्यान से देखो तो अभी आज जो एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ है वही क्वेश्चन है, वही है ये। हमने क्या किया हुआ है कि ये पूरा जो वायर ए बी है, ध्यान से देखो, तो ये जो ईएमएफ है इसमें से ये वाला हटा दोगे, जो बचेगा ये पूरा का पूरा इस वायर ए बी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर हमें कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो हम लोग देखेंगे भाई दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से पोटेंशियल इस पूरे वायर पे डिवाइड रहता है, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल डिवाइडर मेथड बोल रहे हैं। ठीक है, अब जिस भी पॉइंट के जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उनको हम पॉइंट ए डैश और सी डैश के बीच में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ कि पोटेंशियोमीटर वाले सर्किट में क्या उसका खुद का कुछ ना कुछ करंट होगा? तो देखो खुद का तो करंट उसका रहेगा ही रहेगा। तो लेट से ऊपर वाला जो सर्किट है उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर हम इसको कैपिटल आर ले लें तो जरा निकालोगे कि आई करंट कितना होगा, तो आई करंट को हम लोग लिख सकते हैं ई अपॉन, ध्यान से देखो तो आर प्लस आर ए बी हो जाएगा, बोलो। और अगर हमें वी ए माइनस वी बी चाहिए तो वी ए माइनस वी बी को खैर हम ऐसे भी लिख सकते थे, या तो हम इसको आई इंटू आर ए बी कर देंगे, या फिर हम इसको सीधे सीधे ऐसे ही बोल सकते थे कि ई को डिवाइड करना है हमको किस रेशियो में, आर ए बी और आर के रेशियो में। तो आर ए बी के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, तो ये वी ए माइनस वी बी हो गया। और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के से डिनोट करेंगे, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंपली मतलब ये है कि टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और वो टोटल कितना लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये 10 मीटर का वायर है और ये वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट का है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट पर मीटर, 1 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो x मीटर में कितना पोटेंशियल हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू हो जाएगी वी ए माइनस वी बी अपॉन एल ए बी, और ये एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और ध्यान से ये देख लो कि इस कांस्टेंट की वैल्यू किस सिचुएशन में नहीं बदलेगी। देखो नीचे क्या कनेक्टेड है उससे कोई मतलब नहीं है, पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट है वो ये है। अब होता क्या है, बेसिक बात समझ लो, होता ये है कि हम इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन लाते हैं तो इस ब्रांच में करंट जीरो होगी। अब सोचो कि अगर इस ब्रांच में करंट नहीं है तो इस ब्रांच में करंट नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी। ऐसा थोड़ा ना होगा कि करंट सिर्फ एक साइड से जा रही है, उधर से आ नहीं रही है तो इधर से जा भी नहीं रही है। तो अगर गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट है तो इस ब्रांच में भी जीरो करंट है। तो जब हम पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो नीचे वाले सर्किट और ऊपर वाले सर्किट में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये समझ लो बेसिक बात है। पोटेंशियोमीटर से जब भी हम कोई रीडिंग ले रहे हैं तो नीचे क्या कनेक्ट किया हुआ है और ऊपर पोटेंशियोमीटर सर्किट में क्या है, इनका आपस में कनेक्शन कोई नहीं है। कनेक्शन का मतलब है कि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डिस्टर्ब इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि करंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है। हाँ, रिलेशन बस इतना सा होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियोमीटर सर्किट में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स में उस सर्किट में है। तो यही हम मेजर कर लेते हैं भाई। वी ए माइनस वीजे की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वी ए माइनस वीजे की वैल्यू हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू, अगर ये लेंथ यहाँ से एल है या एक्स है जो भी दिया हुआ है तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज के टाइम्स एल। तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें वोल्टेज पता करना है पोटेंशियोमीटर में तो बस वहां तक की लेंथ पता करो, उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट पता करो, उससे वी ए माइनस वीजे आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन इसमें तभी होती है क्योंकि नीचे कुछ भी कनेक्ट हो सकता है। तुम ऐसे सोचो, हम ए डैश और सी डैश के बीच में कोई भी सर्किट कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रखना कि जब हम पोटेंशियोमीटर से रीडिंग ले रहे होंगे, रीडिंग लेने का मतलब है कि जब नल डिफ्लेक्शन आएगा तो नल डिफ्लेक्शन में यहाँ करंट जीरो होगा तो करंट यहाँ भी जीरो होगा,
तो इसका मतलब ये होगा ना तो ऊपर का करंट नीचे आ रहा है और ना ही नीचे का करंट ऊपर जा रहा है। तो बस ये समझ लो कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे हो गया, ना इधर के लोग उधर ना उधर के लोग इधर। रिलेशन बस इतना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में है। तो इसीलिए इसको आइडियल वोल्टमीटर बोलते हैं, क्योंकि ये इसके पास खुद का अपना करंट है तो उधर वाले सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो लगे होने से इस पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। देखो एक बार ध्यान से जितने बातें मैंने बोली हैं। और इससे फिर हम कुछ भी मेजर कर पाएंगे, रेजिस्टेंस मेजर करना हो, बैटरी का ईएमएफ मेजर करना हो। एक एप्लीकेशन इसका देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में मेजरमेंट ऑब्लिक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ बैटरीज। ठीक है, तो देखो जिस भी बैटरी का ईएमएफ हमको मेजर करना है उसको हम लोग ए डैश और सी डैश के बीच में कनेक्ट करेंगे, वही सर्किट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बैटरी और इसको हमने पॉइंट ए डैश और सी डैश के बीच में कनेक्ट किया हुआ है। लेट से ये E1 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, कनेक्ट करने के बाद प्रोसेस है कि हम इसका नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो वो जो मूवेबल की जॉकी J है, उस जॉकी को हम उस वायर AB पे अलग अलग पॉइंट पे टच करेंगे और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे जहां पे वो नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा होगा। तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन है तो क्या इस वाले वायर में भी कोई भी करंट नहीं होगा, ए डैश में भी कोई करंट नहीं होगा? क्योंकि ऐसा थोड़े ना होगा कि उधर करंट जीरो है तो इधर करंट पॉसिबल है। करंट केवल इधर से जाएगा वापस नहीं आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैटरी से करंट जाएगा तो वापस भी आएगा कहीं से, तो अगर इधर जीरो है तो इधर भी जीरो होगा। तो इसका मतलब ये निकला कि इस सिचुएशन में जब ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो VA डैश माइनस VC डैश की वैल्यू VA माइनस VJ के इक्वल है। एंड सपोज ये जब डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ये L1 लेंथ पे आ रहा है, लेट्स से L1 कर दिया मैंने उसको। अब समझना ध्यान से, ये जो पार्ट है ये हमें कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम लोअर सर्किट जो हमने नीचे कनेक्ट किया हुआ है, और इसको कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम पोटेंशियोमीटर सर्किट। और इनको कैलकुलेट करने में ये दोनों सर्किट आपस में कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं एक दूसरे पे। अब ऐसे बताओ, ध्यान से देखो, इस ब्रांच में अगर करंट जीरो है तो इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रांच में करंट जीरो है, क्योंकि और कहीं कोई रास्ता नहीं है करंट फ्लो करने का। और अगर इस बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो अब मुझे सिर्फ तुम इतना बताओ, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर सोचो, इस बैटरी में कोई करंट नहीं है, तो व्हाट इज VA डैश माइनस VC डैश? E1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया E1, और इसको तो हमें मालूम ही क्या लिखते हैं, तो इसको तो हम लोग लिखते हैं सीधे सीधे K टाइम्स L1। कई बार K कैलकुलेट करना होता है, कई बार K को कांस्टेंट लेके दो इक्वेशन बनती हैं, डिवाइड करने से नहीं भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो स्टेप्स दिए हुए, नहीं करना पड़ेगा तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना? और सिमिलरली इफ अनदर बैटरी इज कनेक्टेड, तो दूसरी बैटरी लाके कनेक्ट करो, इसको हटा दो और फिर से जरा बैलेंस करोगे तो दूसरा इक्वेशन बनेगा E2 इज इक्वल टू KL2, क्योंकि K की तो वैल्यू में चेंज हुआ नहीं। K की वैल्यू तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम पोटेंशियोमीटर सर्किट में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से तुम्हें निकल के आ जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू
L1 अपॉन L2। तो अगर E1 E2 में से एक नोन बैटरी हो, एक अननोन बैटरी हो, तो अननोन का ईएमएफ निकल आएगा। और इसमें खास बात ये कि ईएमएफ ही निकल के आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकल के आ रहा है। वोल्ट मीटर अगर लगाते बैटरी के अक्रॉस तो हमको E माइनस आई आर मिलता, पोटेंशियोमीटर में लगाएंगे तो एग्जैक्ट E मिलेगा। तो यही इसका बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें यही तरह रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक दो एप्लीकेशन और हैं इसके। ऑलमोस्ट चैप्टर फिनिश है, ठीक है ना।